जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑल ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है। बढ़िया भाई। तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, आज से हम पढ़ने वाले हैं स्केलिंग ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, स्केलिंग के बाद हम पढ़ेंगे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद फिर पढ़ेंगे साइन रूल, फिर साइन के बाद पढ़ेंगे कोसाइन रूल, और उसके बाद लगाएंगे एक्सरसाइज, जिसके कारण ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो टॉपिक शुरू करें। हाँ, 2 दिन जो है वो मेरा थोड़ा सा ऑफ था क्लास। थोड़ा सा एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था, एक दुर्घटना छोटी सी, जिसकी वजह से 2 दिन तक क्लास ऑफ करना पड़ा। अभी थोड़ा ठीक हूँ। ठीक, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे इसके साथ। इसलिए आज 2 क्लासेस लगाई है आप लोगों की, 12 बजे से 1 बजे और 1 बजे से 2 बजे तक। ठीक है जी हाँ, थोड़ा सा हाथ में, पैर में, घुटने में, कमर में हर जगह पर जो है वो थोड़ी सी चोट लगी हुई है। कोऑपरेट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो आज हम पढ़ने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है? देखो, मतलब स्केलिन ट्रायंगल अपने आप में एक ऐसा ट्रायंगल है ना, ठीक है, आई को कुछ नहीं हुआ है। देखो मेरे भाई, आई को कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लगे हैं। हाँ बिल्कुल, माइनर सा एक्सीडेंट है, उसकी वजह से स्क्रैचेस हुए हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आ जाओ, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं जो है वो अलग अलग हो, जिसकी सभी भुजाओं का मान अलग अलग हो। तो याद करिए, जब एरिया की हम बात कर रहे थे तभी मैंने आपको पढ़ाया था कि विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एरिया अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो उसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं लगती। जनरली जो ट्रायंगल का रूल होता है वही लगता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके तीनों भुजाओं अलग अलग हैं। तीनों भुजा अलग अलग है ना, इसमें कहीं 90 का कोण बनेगा, ना इसमें कहीं इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो भैया इसका एरिया निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, साइड निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? यही बातों के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसमें ए बी बी सी और एसी कोई भी जो है आपस में बराबर नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो कोई भी भुजा किसी भी भुजा के समान में नहीं होती है। ठीक है, और कोई भी दो कोण जो होते हैं, जैसे मानो ये दो कोण जरूर कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर ये दो कोण बराबर हो गए तो ये आइसोस्केलस हो जाएगा, ना कि यहाँ पर स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि ट्रायंगल में बी वन ऑफ द एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सभी जो कोण होंगे यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ फिक्स नहीं है कि इसको 90 से ज्यादा होना है, 90 से कम होना है, 90 के बराबर होना है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि तीनों कोण अलग अलग। अब उसमें क्या होगा, ये हो सकता है 80 हो, ये हो सकता है यहाँ पर 90 हो, ठीक है, 9 8 17, और ये हो सकता है 20 हो। ठीक है, तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज का भी पार्ट बन सकता है। हो सकता है यहाँ पर ये 70 हो सकता है यहाँ पर ये 7 हो सकता है यहाँ पर ये 50 हो। ये भी विषम बाहु त्रिभुज बन सकता है यहाँ पे। इनका जब हमें परिमाप निकालना होगा, पेरीमीटर, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम यहाँ जोड़ देने वाले हैं। इसके अलावा सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप जब निकालना होगा तो पेरीमीटर को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब बोलोगे पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर की आवश्यकता क्यों है? तो बिना सेमी पेरीमीटर निकाले आप एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर एरिया निकालना है तो हेरोंस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हेरोंस फार्मूला में हमें आवश्यकता पड़ती है एस की, जहां पर एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। इसीलिए कभी भी स्केलिन ट्रायंगल का आपको एरिया निकालने को कहा जाएगा ना, तो वहां पर बकायदा आपको तीनों के तीनों साइड दी जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 13, उसको देखिए, समझिए क्या कहता है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, बोला गया द साइड ऑफ ए स्केलिन ट्रायंगल एबीसी। ठीक, एक विषम बाहु त्रिभुज की जो है भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5:6। उनका सेमी पेरीमीटर दे रखा है 42, और हमसे कहा गया है यहाँ पर कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो भुजाएं होंगी ये इनकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ? 6 5 11 और 3
ठीक है 14, यानी हम बोलेंगे भैया 14x, ठीक है 14x इनका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, 6 5 11 और 3 14, 14x इनका पेरीमीटर हो गया। और ये बराबर होगा किसके, तो अगर इसका सेमी पेरीमीटर 42 है तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा, इसका डबल होगा, 42 का दोगुना कितना होता है, तो 84 होता है। x का मान जो आएगा हमारा कितना आएगा, तो x का मान हमारा 6 आएगा। कितनी बार में काटेगा, तो 6 बार में काटेगा। हमसे कहा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, यानी 6x में से 3x का अंतर बताना है, यानी हमें 3x का मान बताना है। अगर हमारा x का मान 6 है तो 3x का मान कितना होगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है ज्यादा हमें स्केलिन ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी बनती नहीं है, ज्यादा कुछ फंडामेंटल बनते नहीं है। जनरल जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वही विषमबाहु त्रिभुज में आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं उसके अलावा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खीर में चीनी हो, ठीक है, जितना चाय में दूध का महत्व हो। इस बात को समझिएगा, ठीक है। बिना चाय पत्ती के नहीं बन सकती, वैसे ही पीना ज्योमेट्री इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने साथ कैरी करता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में छोटी सी जानकारी। पहले कहा गया कि अगर दो साइड ट्रायंगल का बराबर है लेंथ में, तो ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे मानिए अगर हमारी AB भुजा AC के बराबर हो गई, तो अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके द्वारा बनाया गया कोण भी क्या होता है, वो भी बराबर होता है। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, वो भी बराबर होता है। समझ में आ गया। तो वही बात, अगर दो भुजाएं बराबर हो जा रही हैं एक दूसरे के, जरूरी नहीं है AB BC के बराबर हो, AB AC के बराबर हो सकता है, कल के दिन AB BC के भी बराबर हो जाए, हो सकता है BC AC के भी बराबर हो जाए। कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यही बातें यहाँ पर कही गई है कि यदि AB बराबर AC है, AD बराबर AC है और वो BC के बराबर नहीं है, तो उस ट्रायंगल को आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी के ऊपर कि इनकी प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल ABC अगर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा जहां पर ये हमारा AB और AC आपस में बराबर होंगे, जहां पर हमारे AB और AC आपस में बराबर होंगे, तो उस केस में क्या क्या प्रॉपर्टी बनेगी वो पढ़ते चलो। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं, द लेंथ ऑफ द टू साइड आर इक्वल। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज की, कि दोनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, AB और AC क्या होगा, बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विल बी स्मॉलर और लार्जर देन द इक्वल साइड। ये जो तीसरी भुजा होगी ना, ये तीसरी भुजा हो सकता है इससे छोटी भी हो और हो सकता है इससे बड़ी भी हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसके बराबर नहीं होगी। ठीक, समझ में आ गया मेरी बात। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट क्या हो गया, जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड के वो बराबर होते हैं। जैसे मैंने कहा अगर मेरा AB और AC जो है वो बराबर है, तो इनके द्वारा बनाया गया कोण भी जो है वो भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगर दो भुजाएं बराबर है तो इनके द्वारा बनाया गया कोण भी जो होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करिए। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यही सबसे बड़ा जान है, यही एकदम समझ लीजिए कि हार्ट है बिल्कुल। ठीक है, द सोल ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज दिस प्रॉपर्टी। यहां पर हम बात करें तो कहेंगे कि इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC द मीडियन, द एंगल बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड इज सेम एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल ABC इन टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है। ठीक है, जैसे मानिए एक त्रिभुज हमारे पास A, B और C है। ये जो यहाँ पर भुजा डाली जाती है ना, जो यहाँ पर 90 डाली जाती है, ध्यान से देखना इस भुजा को हम क्या क्या कहते हैं। यही भुजा हमारी मीडियन भी होती है। ठीक है, यही भुजा हमारी एल्टीट्यूड भी होती है, यही भुजा हमारी क्या होती है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, और यही भुजा को हम क्या कहते हैं, तो हम एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं।
ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। मतलब अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और यहां से जो अनइक्वल साइड पर लंब डाली जाती है वो किस किस चीजों का काम करती है वो बात देखते रहिए यहाँ पर। ठीक है, किस किस चीजों का काम करती है, तो वही मीडियन भी है, वही एंगल बाइसेक्टर भी है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, वही एल्टीट्यूड भी है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मानिए कि यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री का कोण डाला। ठीक है, अब 90 डिग्री का जैसे हम यहाँ पर कोण डालते हैं तो क्या होता है माय डियर, ये इन दोनों भुजाओं को बराबर में बांट देता है। ये क्या करता है, ये इन दोनों भुजाओं को, जैसे अगर पूरे बीसी की लंबाई अगर 8 है तो ये इसको 4 और 4 में बांट देता है। तो हमें पता है कि जो भी लाइन यहाँ से डाली जाएगी अगर सामने वाली भुजाओं को बराबर भागों में बांट दे तो उसको मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, ये मीडियन हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा बात, एल्टीट्यूड क्यों है, तो यहां से 90 डाले वाली लाइन को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक वो होता है जब भी कोई एक ऐसी रेखा जो यहां से 90 डिग्री डाले और सामने वाली भुजा को वो बराबर बराबर भागों में बांट दे। जैसे क्या होता है, एक ऐसा लाइन यहां से 90 डिग्री बनाने पे ये दोनों भागों को बराबर बराबर भागों में बांट दे, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये क्या है, बाइसेक्टर भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर होने के साथ साथ क्या है, ये बाइसेक्टर भी है। और उसके बाद हम बात करें एंगल बाइसेक्टर की, तो एंगल बाइसेक्टर यहां पर इस वाले कोनों को ये बराबर भागों में बांटता है। अगर ये कोण 90 है तो 45 45 में बांटेगा, अगर ये कोण 60 है तो 30 और 30 में बांटेगा, अगर 70 है तो 35 और 35 में बांटेगा। इसलिए ये लाइन मीडियन भी है, यही लाइन यहाँ एंगल बाइसेक्टर भी है, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये तीनों का रोल निभाती है। ठीक है, अब उसके बाद चलो तीनों का रोल निभा दिया तो उसके बाद की कहानी क्या होगी, तो उसके बाद की कहानी और खूबसूरत होती है। जैसे आप यहां से एक 90 डिग्री का लाइन बनाते हैं तो इस पूरे ट्रायंगल को ये दो भाग में बांट देता है। एक ट्रायंगल हमारा एबीडी हो जाता है और दूसरा ट्रायंगल हमारा एडीसी हो जाता है। ठीक है, और एबीडी और एडीसी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो एक दूसरे के और एक कोई भी कोण बराबर होना चाहिए, चाहे तो सास नहीं तो आस नहीं तो 555। तो हमने कहा ये वाली भुजा इसके बराबर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई, तीसरी वाली भुजा दोनों के लिए समान है, तो साइड 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 तो तीनों में आ गया। रह गई बात एंगल की, तो हमने देखा ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और यहाँ 90 90 के बराबर है। जब तीनों कोण समान, तीनों भुजाएं समान, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो जैसे आप एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में लंब डालते हैं तो वो अपने आप चार प्रॉपर्टी को दिखा देता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे आप जो है चाय में थोड़ी सी चाय पत्ती डालोगे तो सफेद से जो उसका रंग है वो थोड़ा सा पीला पीला टाइप, मतलब हल्का गाढ़ा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, चाय का रंग बदलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर लंब डालते हैं वैसे यहाँ पर इन साइडों को बांट देता है, ये कोनों को बांट देता है और ये दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम साबित कर देता है। कोई समस्या की बात यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि जो ट्रायंगल एबीडी है वो सर्वांगसम है, किसके, ट्रायंगल एसीडी के, ट्रायंगल एसीडी के। क्लियर हो गया बात यहाँ पर। ठीक, अब आ जाइए इसके ऊपर कुछ जबरदस्त सवाल जो है वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम पॉइंट नंबर 5 जो है वो देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। हमें पता है स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला जाता है। ठीक, अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल के एरिया की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, किसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये जो AB वाली साइड है इसको हमने A कहा, ये जो AC वाली साइड है इसको हमने A कहा, और ये जो अनइक्वल साइड है जो बराबर नहीं है किसी के उसको हमने कहा B। अब जैसा कि आपको पता है कि ये B है पूरा का पूरा, और यहां से आपने जब लंब डाला है 90 डिग्री तो ये आधे आधे भागों में बांट देगा, ये B/2 और ये B/2 हो जाएगा हमारा B/2। अब किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा। तो बोलेंगे हाँ सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये बात समझ में आ गया। तो हाफ कितना है, तो हाफ यहाँ, बेस कितना है, तो बेस के स्थान पर हम B का इस्तेमाल करते हैं। और रह गई बात भाई साहब हाइट की,
तो हाइट देखो, अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम से देखो, ये ए है, हाइपोटेनस हमारा ए हो गया, ये b/2 हो गया, तो यहां से AD वाला पॉइंट आप कैसे निकालोगे? अगर ये बिंदु D है तो AD कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर AD की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस b/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 का क्या हो जाएगा? रूट। फर्दर देखोगे तो बोलोगे सर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, और 4 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा रूट लगाने पे, यानी यहां पर क्या लिखोगे? तो बोलोगे सर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी को बाद में यहां पर कहा गया बी 2 इंटू 2 4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो पहला हमने समझा कि पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर साफ तौर पर a प्लस b होता है, यानी 2a प्लस b होता है। सेमी पेरीमीटर कितना होता है? तो इसका आधा, 2a का आधा a हो गया, b का आधा b/2, और एरिया कितना होता है? देखो साथ में यहां पर ये जो AD है, इस AD का मान तो a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, जिसको आप इतना लिख सकते हो। तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या बोलोगे? क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया b, और यहां पर हाइट यहां निकाल ही रखा है, उसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा आपको इतना कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको सिंपल बोलेगा एरिया निकालो, सिंपल बोलेगा मेरे भाई एरिया निकालो, तो कैसे बोलोगे? बोलोगे सर ये b/2 है, ये b/2 है। एकदम आंख बंद करके पूरा का पूरा एरिया याद होना चाहिए माइंड में कि भैया जहां पर ये b है, अनइक्वल साइड b डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद देखो b के नीचे 4 आया तो a के साथ 4 आएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद होना चाहिए कि आइसोस्केलस का एरिया यही होता है, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कर लेना है अपने माइंड में बिल्कुल किसी भी तरीके से, ठीक है। चलो उसके बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं और 6 नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं कि 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमसे ये कहा गया है कि यदि एक लाइन जो दोनों कॉमन वर्टेक्स को दो बराबर इफ अ लाइन विच ज्वाइन द कॉमन वर्टेक्स ऑफ टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस देन द लाइन परपेंडिकुलर द बेस एंड वाइस वर्सा। ये तो बात वही है, सेम है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें कोई अलग पॉइंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक आपको बात जाननी है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, ये बहुत स्टूडेंट ये बात नहीं जानते हैं, वो ये बात जान ले। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पर हमारा AB अगर हमारे AC के बराबर है, ये बहुत कम किताबों में ये प्रॉपर्टी दी जाती है और यहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका उपयोग कैसे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रहा तो बड़े बड़े सवाल भी आप बना पाओगे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारा ये जो AB है अगर हमारे AC के बराबर है, अगर हमारा AB AC के बराबर है, ठीक है, और यहां पर B और E नाम का एक परपेंडिकुलर डाला गया है, किसके ऊपर? AC के ऊपर। उसी तरीके से अगर हमारा C और F नाम का एक परपेंडिकुलर डाला गया है, किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो हमारा जो BE होगा वो हमारे CF के बराबर होगा, B हमारा CF के बराबर होगा, ठीक है। जो B होगा वो हमारे CF के बराबर होगा। आप ऐसे समझ लो, आपको उतना कुछ ना समझाएं तो आप सिंपल एक छोटी सी बात को समझो। जैसे क्या होता है कि अपन क्या बनाते हैं, अपन एक बनाते हैं त्रिभुज, हम क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं, और ये त्रिभुज के बारे में हमने ये कह दिया है, ठीक है, ये त्रिभुज के बारे में हमने ये कह दिया कि ये हम समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहे हैं। यहां से हम चाहे इसको यहां पर डालते हैं 2 लाइन, देखते चलेंगे, मेरी बात को समझेंगे, फिर आपको बहुत पॉइंट क्लियर हो गए। ये त्रिभुज हमारा क्या है? तो ये त्रिभुज हमारा ABC है और यहां पर पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। समझना मेरी बात को। मैंने कहा अगर ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है तो ये दोनों साइड बराबर थे। सवाल में बोला गया था कि AB और AC आपका बराबर है, तो यहां से अगर आप इसके ऊपर लंब डालते हो और यहां से इसके ऊपर लंब डालते हो तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन पे डाला गया लंब जो है वो भी बराबर होगा। या ऐसे कह लीजिए अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके परपेंडिकुलर भी बराबर होंगे, यानी यहां पर हमारा जो BD है वो बराबर होगा किसके? तो CE के। यही बात। अब देखो एक और बात, अब जैसे मानो यहां पर मैंने आपको क्या कह दिया कि भाई ये लंब नहीं है, जैसे मानो D जो है एक मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। या ऐसे कह लो BD जो है वो क्या है? मीडियन है। BD क्या है? मीडियन है, एक ऐसा मीडियन जो पूरे AC को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और यहां पर CE जो है वो इसका मीडियन है जो इन 2 भागों को बराबर भागों में बांट देता है, 2 साइडों को। तो अगर हमारा जो AB है वो हमारे AC के बराबर है, अगर हमारा AB हमारे AC के बराबर है तो इनका मीडियन भी आपस में बराबर होगा, यानी उस केस में भी BD और CE बराबर होंगे।
तो ये फायदा हो जाता है। जैसे हम कहते नहीं है कि अगर तुम मान लो टीवी लेते हो तो रिमोट फ्री मिलता है, वही बात है कि अगर यहां पर ये दो साइडें बराबर हो गई तो इन पर डाला गया लंब जो है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इनका मीडियन आपस में एक दूसरे के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इनका कोण तो ऑटोमेटिक बराबर था। ठीक है, तो ये सारे के सारे फायदे, अनगिनत फायदे किसमें मिलते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ हमको आइसोस्केलेस ट्रायंगल में। वही बात यहां पर कहा गया है, अगर दो भुजाएं बराबर तो इसका लंब और इसका लंब वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर। और पॉइंट नंबर 8 वही कहा गया है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं और यहां पर ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट का मतलब बीई मीडियन हो गया, और एफ मिड पॉइंट यानी माध्यिका है तो सी एफ मीडियन हो गया, माध्यिका हो गया, तो इनकी जो माध्यिकाएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी? बीई बराबर सी एफ, वो भी बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर तो उनका एल्टीट्यूड भी बराबर, उनकी माध्यिका भी बराबर, उनका कोण भी बराबर। ये सभी बातें हमें समझनी है। ठीक है, तो आ जाइए एग्जांपल नंबर 1 पे, जरा एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं, समझते हैं, सवाल को बनाते हैं। आ जाइए, चलिए एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है सवाल में। यदि दो एंगल हैं बी और सी किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल एबीसी के, ठीक है, इफ टू एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर 40 डिग्री एंड 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा भैया इसमें सत्य है? तो कोई बात नहीं, जैसा जैसा हमें सवाल में कहा गया हम वैसा वैसा बनाएंगे। हमसे कहा गया है कि आप एक ट्रायंगल एबीसी बनाओ, आप एक ट्रायंगल क्या बनाओ? तो आप एक ट्रायंगल एबीसी बनाओ। यहां पर तो हमने ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। एंगल बी का मान कितना है? तो एंगल बी का मान 40 है। ठीक है, एंगल सी का मान कितना है? तो एंगल सी का मान 100 है। ठीक, अब ये 100 है, ये 40 है, तो ये वाला मान भी कितना हो जाएगा? ये वाला मान भी हमारा 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। अब आप मुझे खुद बताओ कौन सी दो कोण बराबर है? तो बोलोगे सर बी और ए वाला कोण बराबर है, तो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी? तो हमारा सी बी और हमारा सी ए, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जब इनके दोनों कोण बराबर तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर, क्या दिक्कत है? तो सवाल में बोला गया कि इसमें से कौन सा कथन सही है? क्या एंगल ए आपका 100 डिग्री के बराबर है? तो नहीं, नहीं है। हमारा ए बी ए सी के बराबर है? क्या हमारा ए बी और ए सी बराबर है? तो नहीं, नहीं है। हमारा ए बी बी सी के बराबर है? क्या हमारा ए बी जो है वो बी सी के बराबर है? नहीं, नहीं है। क्या हमारा एंगल ए 140 है? एंगल ए 40 है? तो हाँ जी बिल्कुल एंगल ए 40 है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर हमें मान लो कोई और ऑप्शन भी देता और कहता कि आप बीसी और एसी बराबर हैं, तो हाँ भाई साहब बीसी और एसी भी यहां पर बराबर हैं। बीसी और एसी आपस में बराबर हैं और एंगल ए जो है यहां पर कितना है? 40 डिग्री है। ये बात हमें पता है। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहा गया है देखिए सवाल में। ठीक है, बोला गया एक त्रिभुज एबीसी है जो क्या है? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पे, जिसमें एबी और एसी जो है वो दोनों 2a के बराबर है। बीएक्सी जो है ना वहां पर a के बराबर है। हमसे एडी परपेंडिकुलर बोला गया बीसी के, तो एडी का लेंथ पूछा गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमसे लंब का लंबाई पूछा गया है, बता देंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आराम से देखिए। सवाल में क्या कहा गया है कि ये आपका ए बी और सी नाम का क्या है? एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु है, जहां पर आपका ये जो ए बी है वो किसके बराबर है? एसी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा गया है कि ए से एक लंब डाला है आपने, और वो लंब कहां डाला है? आपने बीएक्स पर डाला है। आपने किस पे डाला है? बीसी पे, और उस लंब का नाम है एक्स। लंब का मतलब एल्टीट्यूड 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे कहा गया ये जो बी एक्स सी जो मान है ना, ये जो बी एक्स सी मान है वो आपका कितना है? ए है। बी एक्स सी का मान कितना है? ए है। आपको यहां पर एडी परपेंडिकुलर बोला गया है बीसी के। एक मिनट, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, माफ करिएगा, इस लंब का नाम जो है ना वो डी है। ठीक है, और यहां पर ये बी एक्स सी फर्जी बात कही गई है, यहां बीसी होगा, असल में यहां पर बीसी होगा। ठीक है, या तो बीडीसी कह सकते हो, नहीं तो बीसी कह सकते हो। हमारा बीसी का जो मान है, और यहां पर भी बीसी का मान, बीसी का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और हमसे कहा गया है कि जो ये आपकी एडी है उस एडी की लंबाई बताएं कि एडी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, एडी की लंबाई कितनी होगी? हमारा एसी का मान कितना है? तो 2a है, और ये भी मान हमारा कितना है?
तो 2a है। ये मान कितना है, तो यहाँ पर हमसे a कहा गया है। ये 2a हो गया, ये a हो गया और ये a हो गया, ठीक। और उसके बाद हमसे कहा गया है, उसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि हमसे AD का लंबाई बताना है कि AD का लंबाई कितना होगा। जाहिर सी बात है भाई साहब, यहाँ 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। ये हमारा AD क्या है, तो बोलेंगे सर AD हमारा क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर की दूरी कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका बेस तो हमारा DC है। DC का मान कैसे पता चलेगा, तो पूरा B से लेकर C तक A है, तो D से लेकर C तक कितना होगा, तो a/2 आधा होगा, क्योंकि यहां से जो 90 डिग्री डालता है वो सामने वाली भुजा को भी बराबर भागों में बांटता है। तो अगर हमें AD का लेंथ पता करना है तो रूट लगाएंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को घटाएंगे, यानी 2a के स्क्वायर में से कितना घटाएंगे, तो बोलेंगे सर a/2 का होल स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए तो आपका कितना आएगा, 4a स्क्वायर और माइनस करेंगे तो a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15a स्क्वायर बटे 4, 15a स्क्वायर बटे कितना आएगा मेरे भाई, तो 4 आ जाएगा। देखो यहाँ 15a स्क्वायर बट्टे में 4 और लगेगा रूट, तो यहाँ पर 15a स्क्वायर बटे रूट का क्या हो जाएगा, 15 का रूट 15 हो जाएगा, 1 स्क्वायर का रूट बाहर में ही आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, रूट 15 बटे 2a, रूट 15 बटे 2a ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, रूट 15 का रूट 15 रहेगा, a स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद पावर आधा कर देगा, 4 का रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं क्या कहा गया है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसका परिमाप। ये देखो, ये जो सवाल है ना, ऐसे सवाल काफी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और ये सिर्फ वही स्टूडेंट बना सकता है जिसको जो है ट्रिपलेट याद हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, पाइथागोरस के ट्रिपलेट याद है, तो आपके लिए सवाल सेकंडों का है। लेकिन अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है ना, तो आप भूल जाइए कि परीक्षा में आपसे ये सवाल बनने वाला है, ये मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। आप लोग को लगता है कि ट्रिपलेट याद करने की क्या आवश्यकता है, 2 मान देगा तो यहां पर हम तीसरा मान तो निकाल ही लेंगे, बस यहीं पर आपका जो है गलती कर बैठते हैं। ऐसे सवाल में आपका एग्जामिनर आपकी बुद्धि को टेस्ट करता है कि बच्चा कितना तेज है, उसने ज्योमेट्री को पढ़ा है तो कितनी गहराई तक पढ़ा है, क्या उसने सिर्फ रटा है चीजों को लेकर या कुछ जानता भी है, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जामिनर बस पूरे सवाल AC AB जमा BC जमा AC, ये हमारा कितना दे रखा है, तो उसने 64 दे रखा है और उसके बाद बोला है एरिया पूछा है। अब बहुत बच्चे यहाँ पर क्या सोचेंगे कि कोई पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मूला होगा जिसको हम रिलेट कर पाएंगे एरिया को किसके साथ, तो एरिया को हम पेरीमीटर के साथ। बट भाई साहब यहाँ कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो कैसे लगाएंगे, तो आप खुद सोचो, यहां पर जरा गौर से मेरी बातों को समझना तो आपको एक एक बात पॉइंट क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जब आप एक कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, गौर से समझिएगा, आपको क्या करना था, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल लेके बनाना था और इसके ऊपर क्या करना है, एक ऐसा लंब डालना है। आपने यहां पर लंब डाल दिया, भुजाओं का नाम भी दे दीजिए आप अपने अनुसार, ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, इसके ऊपर जो लंब है वो D हो गया। इसकी लंबाई 8 दी गई है, पूरा पेरीमीटर 64 है। आप मुझे बताओ 8 को देखकर आपको कौन कौन से ट्रिपलेट याद आते हैं, 8 से कौन कौन सा ट्रिपलेट बनता है। अगर एक साइड 8 है, अगर एक साइड 8 है तो याद करो 8 से कैसा कैसा ट्रिपलेट बनाते हैं। 8 आ गया, 8 कैसा है, तो इवन नंबर है। इसका क्या करते थे अपन, तो 8 का पहले अपन करते थे स्क्वायर, यानी आता था 64, फिर उसके बाद उसका करते थे आधा, हो जाता था 32, ठीक है। याद आ रहा है कुछ या नहीं याद आ रहा है, ये बता दो, ठीक है। 8 को लेकर इस्तेमाल करते थे, कोई भी इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते थे। चलो छोड़ो, अगर ट्रिपलेट बनाना नहीं याद है तो इतना तो पता है, 8 से 2 ट्रिपलेट बनते हैं, 8 6 और 10, और दूसरा ट्रिपलेट बनता है 8 15 और 17। ये 2 ट्रिपलेट हमारे बनते हैं, 8 6 10 और 8 15 17। 8 6 10 का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी वाली भुजा 10 होगी, अगर ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, ठीक है। और ये 8 है, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। अब जरा देखो पूरा का पूरा पेरीमीटर तो 10 10 20 20 6 26 26 और 6 32। लेकिन भैया 32 हमें नहीं दिया गया,
गौर से देखो, हमें 32 दिया ही नहीं गया, हमें तो पेरीमीटर 64 कहा है, हमें पेरीमीटर 64 कहा है। मतलब हम अगर 8 इसको लेते तो ये 8 होते ही ये 6 और 10 हो जाता, 8 होते ही 6 और 10 हो जाता, तो 20 और 6 32 हो जाते हैं हमारे, जो कि सही नहीं है। मतलब हमें 8 6 10 को नहीं लेना है। अब 8 6 10 को नहीं लेना है तो हमें किसको लेना है, ये बताओ। 8 6 10 को नहीं लेना है तो हमें किसको लेना है, तो 8 15 और 17, यानी अगर 8 ये है तो सबसे बड़ी वाली भुजा 17 होगी, तो ये हमारा 15 होगा। ए बी जो है हमारे इसी के बराबर होता है समद्विबाहु में, तो 15 17 ये है तो 17 ये, 15 ये है तो 15 ये। जरा इनको जोड़ते हैं, तो 17 और 17 34 और 15 और 15 30, 30 और 34 टोटल कुल मिलाकर पेरीमीटर कितना हो गया, 64 हो गया। मतलब ये बात कंफर्म हो गया यहाँ पर कि भैया यही इनके साइड थे, यही साइड था 17 17 और हमारा 30 का, ये 17 17 30 ही हमारे साइड हो सकते थे, यानी यही वाला ट्रिपलेट इस पे सेटिस्फाई हो सकता था। अब ये वाला ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो सकता था, तो आप मुझे बताओ आप एरिया कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर हाफ इंटू बेस कितना है, तो बेस हमारा 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। और हाइट हमारा कितना है, तो 8 है तो 8 हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 120। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 8 15 और 17 के ट्रिपलेट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनका एरिया यहाँ पर हाफ इंटू 8 इंटू, ठीक है, और ये 15 है तो पूरा का पूरा 30, काट लो यहाँ पे, 120 आ जाएगा। ट्रिपलेट याद रहेगा ना तो आराम से सवाल को बना पाओगे। ट्रिपलेट याद रहेगा तो एग्जामिनर आपको ऐसी पहेली देगा, कल के दिन वो पेरीमीटर शब्द ना देके वो सेमी पेरीमीटर भी दे सकता है। अगर यहाँ सेमी पेरीमीटर को 32 देता तो आपको समझना पड़ता कि सेमी पेरीमीटर 32 है तो पेरीमीटर 64 होगा, और पेरीमीटर 64 होगा, और अगर हमारा ये 8 है तो उस हिसाब से हम इसका क्या बना देंगे, एरिया बना देंगे। समझ में आ गया, एरिया निकाल लेंगे। आ जाओ पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है, क्वेश्चन बनाइए, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अरे आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला से भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, और एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हो। अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मेरी बात को समझिए, अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इसके एरिया 2 तरीके से निकाले जाते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा तरीका अगर आप ऐसे ना करके अगर आप यही एरिया को निकालना चाहते तो आप फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते थे। फॉर्मूला क्या कहता था, b बटे में 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस कितना, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। b का मान कितना हो गया, तो यहाँ b का मान 30 हो गया, तो यहां पर लिखो 30 बटे 4, ठीक है। और 4a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a हमारा ये 17 और 17 है, 17 का स्क्वायर कितना, तो 4 इंटू 289, ठीक है। और माइनस b का स्क्वायर कितना हो गया, तो 30 का स्क्वायर 900 यहां पर। अब जब आप इसको भी कैलकुलेट करोगे ना तो भी आपका एरिया 120 ही आएगा। लेकिन ये यहां पर आसान हो गया निकालना, क्योंकि हमें बेस पता है, हाइट पता है, तो ट्रायंगल का एरिया तो निकल ही जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या बोला गया है, पढ़ो सवाल को कुछ देर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सवाल को देखिए क्या कहा गया आपसे। ये रहा आपका क्वेश्चन। एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी है। देखो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो है, लेकिन अच्छा क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो सकता है, ये बताओ पहले। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्या एक समकोण त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु हो जा सकता है? मुझे ये बता दीजिए कि क्या एक समकोण त्रिभुज, जैसे मानो ये हमारा एबीसी है, क्या ये आइसोस्केलेस हो सकता है?
अगर ये कोण 90 है तो बिल्कुल हो सकता है। अगर ये कोण 90 है और अगर बाकी के दोनों कोण 45 और 45 हो गए, या यूं कह लो कि हमारी जो BC है वो AC के बराबर हो गई, तो ये आइसोस्केलस भी कहलाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी कहलाएगा। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल कहा जा सकता है कब? जब उसका परपेंडिकुलर, उसका बेस यानी उसका लंब और उसका आधार जो है वो बराबर हो, तब कहा जा सकता है। समझ गए बात को? ठीक है। तो सवाल में कहा गया है ABC जो है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, बोला गया है D नाम का, और साथ में वो आइसोस्केलस भी है। आइसोस्केलस होने का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर। D एक पॉइंट है जो त्रिभुज के अंदर है। मान लो D नाम का पॉइंट हमने यहां बना लिया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट D। ठीक, उसके बाद कहा गया P और Q जो है वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है, O is a point inside triangle A, B, C, P and Q are the feet diagram O on side AB and AC of triangle ABC। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम यहां P होगा ना, ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द साइड AB एंड AC। समझेंगे? ठीक है, ये D नहीं है यहां पर, O कहा गया है कि O एक पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर, और यहां पर भी जो है O नाम का एक पॉइंट है। आपसे कहा गया है कि O नाम की एक बिंदु है, इस बिंदु से यहां पर एक लंब डाला गया है और इसी बिंदु से यहां पर एक लंब डाला गया है। इस वाले दोनों लंब का नाम जो है वो क्या है? अलग अलग है। कहा गया है कि O नाम का एक पॉइंट है, समझना मेरी बात को, O नाम का क्या है? एक पॉइंट है, और ये O नाम से लंब डाला गया है AB के ऊपर। ठीक है, O is a point inside the triangle ABC, P and Q are the feet of perpendicular drawn from O on side AB and AC। ठीक है, drawn from side AB एंड AC। अच्छा, AB और AC पर डाला गया है, AB और AC पर डाला गया है। देखो, ये एक पॉइंट मान लो बीच में, उससे क्या करो, एक लंब यहां डाल दो और एक लंब यहां डाल दो, P और Q नाम के। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, AB और AC के ऊपर। फिर हमसे कहा गया यदि आपका AP का मान, देखो ये AP का मान आपको दे दिया जाता है A सेंटीमीटर, AQ का मान दे दिया जाता है B सेंटीमीटर, एंगल BAD का मान, एंगल BAD, ये पॉइंट D है ना, ठीक है, एंगल ये पॉइंट D है, तो DA का मान जो है यहां पर कितना है? ये वाला पॉइंट का मान 15 डिग्री है, ये वाला मान 15 डिग्री है। तो हमसे साइन 75 का मान पूछा है। हमसे किसका मान पूछा? हमसे साइन 75 का मान पूछा है। ये D सही है, यहां पर इस वाले O को है ना, इसको D बनाओ। ये O से है ना, O नहीं है, ये D है। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। एक हमारा क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। यहां पर हमारा AB और BC क्या है? बराबर है। AB और BC बराबर होने का मतलब जानते हैं, अभी आपको बताया कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें ये AB और BC बराबर हो, यानी ये दोनों भुजाएं कितने कितने की हो जाएगी? 45 की, और ये भी पूरी की पूरी भुजा 45 की। अगर ये 45 की है जिसमें ये जनाब 15 है, तो बाकी बचा हुआ कोण कितना है? तो बाकी बचा हुआ कोण हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। बाकी बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 45 है तो ये पूरा 45 होगा। समझ में आ गया आपको बात? सवाल में इसका मान 15 दिया गया है। ठीक है, ये मान हमारा A बोला गया है कि ये भैया तुम A मान लो, AQ का मान आपको B दिया गया है, और उसके बाद तब आपसे कहा जाता है साइन 75 बताओ। क्या बताओ? साइन 75 बताओ। साइन 75 का मतलब क्या हो गया? अगर ये आपका 90 है और ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बड़े में आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको स्पष्टता मिल जाए पूरे के पूरे सवाल में कहा क्या गया है। ये सवाल आपको जो है प्री के मॉक में आता है, मेंस के मॉक में आता है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है सवाल, इस बात का ध्यान रखो, बहुत ज्यादा बार। साइन 75 वाला ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा फंसता है कि साइन 75 आया तो आया कहां से। कुछ नहीं करता है, एग्जामिनर आपको ABC नाम का ऐसा दे देता है, ये आपको A बोल देता है, ये आपको B बोल देता है, इसका मान 15 होता है। ये 90 डाला है आपने इन दोनों पॉइंट पर, पॉइंट नाम का यहाँ पर D है मान लो, और तब आपसे ये B 90 है, और तब आपसे कहता है साइन 75 का मान बताओ।
अब खुद देखो, अगर ये 90 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 75। ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात? ये हमारा क्या है? पॉइंट नंबर डी है। पॉइंट नंबर डी है। हमें कैसे पता चला ये 45 होगा? तो बोला गया सवाल में ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस का मतलब ये 45 है, तो पूरा 45। हमें ये साइन 75 चाहिए। साइन 75 के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है। ठीक है, आप मेरी बात को समझेंगे। यहां पर जैसे आपको क्या चाहिए? तो साइन 75। तो आप बोलेंगे सर साइन 75 जो है वो कैसे आता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से आता है, यानी a बटे कितने से आता है? तो a बटे हमारा AD से आता है। ठीक है, अब मैंने कहा आपको AD का मान पता होना चाहिए। आपको AD का मान पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो कोई बात नहीं, हम इस AD का मान दूसरे वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे। हम यहां पर AD का जो मान है वो दूसरे वाले त्रिभुज से निकाल देंगे। कैसे? सेकंड वाले ट्रायंगल में आ जाओ। यहां पर ये पॉइंट P था, ये Q था। हम आ जाते हैं ट्रायंगल ADQ में। हम अभी किस में थे? APD में थे ना। APD में हमारा जो है साइन 75 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। अब हम AQD में आ जाते हैं। AQD में साइन 60 कितना होगा? तो बोलोगे सर साइन 60 जो होगा वो बराबर होगा यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, यानी b बटे हाइपोटेनस कितना है? तो AD है। अब साइन 60 का मान कितना होता है? तो बोलोगे सर √3/2। √3/2 बराबर b अपॉन कितना हो जाएगा? b अपॉन AD हो जाएगा। यहां से जब आप AD का मान निकालेंगे तो AD का मान कितना आएगा? 2b बटे √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2b बटे √3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? मुझे साइन 75 बताने के लिए A और हाइपोटेनस की आवश्यकता थी। यहां पर A और AD की आवश्यकता थी। उस AD को हमने दूसरे वाले ट्रायंगल से निकाल लिया। दूसरे वाले ट्रायंगल से निकाला तो AD का मान आ गया। अब यही AD का मान आप इसमें रख दो तो आपका साइन 75 का मान कितना होगा वो देखो। फिर आप बोलोगे सर साइन 75 बराबर A अपॉन कितना हो जाएगा? AD। AD का मान कितना है? तो 2b, और इसका बट्टे का √3 ऊपर चला जाएगा तो A √3/2b। A √3/2b किसका आंसर है? A √3/2b ऑप्शन नंबर सी का आंसर है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अरे BAD 15 डिग्री दिया गया प्रभु, तो BAD 15 डिग्री हमने नहीं लिया है। आप मुझे बताओ, सवाल में BAD 15 दिया है तो 15 तो लिया ही है हमने। बताओ, परेशान क्यों हो जा रहे हो? अब आपको सेकंडों में सवाल करना बताएं, इसको सेकंडों में आप कैसे करते हैं? बताओ। सिंपल सा तो क्वेश्चन कर दिया हमने। पहले हमने इसमें साइन 75 का मान निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर दूसरे वाले में निकाला साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से AD का मान निकल गया, उसको इसमें रख दिया, साइन 75 का मान निकल गया। ठीक है, अब देखो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे और वहां पर रेशियो पढ़ोगे तो रेशियो में देखोगे कि जब ये √30 ये 30 डिग्री बनाता है ना और ये 60 बनाता है तो 60 के सामने वाला हमेशा √3 का मान होता है, 90 के सामने वाला 2 होता है। जब आप पढ़ोगे आगे चलकर तो आपको एक बात पता चलेगा कि ये हमारा 30 है, ये हमारा 60 है और ये हमारा 90 है। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ये रेशियोज होते हैं, ये रेशियोज होते हैं, इस बात को समझिए। तो मैं आपको वही बात कह रहा हूं यहां पे कि 60 के सामने कितना है? B है। 60 के सामने कितना है? तो बोलोगे सर 60 के सामने B है। अब ये जो B है ना जनाब, ये जो B है ये 60 के सामने है और 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है, यानी ये √3 का मान है। मुझे 90 के सामने वाले का मान चाहिए, यानी मुझे 2 यूनिट का मान चाहिए, तो 90 के सामने वाला को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, यानी AD का साफ तौर पर मान आपका 2b बटे √3 आ गया। फिर से समझो, 60 के सामने वाला √3 होता है, यानी b √3 का मान है, और 90 के सामने वाला 2 होता है, यानी 2 से गुना कर देंगे तो 2b बटे √3 ऑटोमेटिक हमारा AD आ गया। अब AD 2b बटे √3 आ गया, समझ में आ गया बात? AD कितना आ गया?
2b बटे √3। अब साइन 75 निकालना है, तो साइन 75 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हम सीधा बता देंगे कि साइन 75 बराबर परपेंडिकुलर कितना है तो a है और हाइपोटेनस कितना है तो 2b और बट्टे का √3 ऊपर घसक जाएगा। √3a/2b ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियो से करते तो। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ अगला और सबसे आसान टॉपिक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हर क्लास का बच्चा जो है इस टॉपिक को समझ पाएगा, इतना आसान है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, पहले विषम बाहु पढ़ा, फिर समद्विबाहु पढ़ा और सब बाहु पढ़ेंगे। देखो अभी जो है ना, मैं आप लोग एक मेरी बात को समझो, आप लोगों को पता है क्या लग रहा होगा, यार ये सवाल अजीब हैं, ये कैसे कैसे सवाल हैं, क्या होगा मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे करें हमको सर सीधा पेरीमीटर काहे नहीं निकलवा दिए, हमसे सीधा एरिया काहे नहीं निकलवा दिए, पढ़ाए कंसेप्ट में कुछ और, एग्जाम्पल में आ गया कुछ और। कंसेप्ट में पढ़ा रहे थे कि एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो b/4 4a² - b² होता है √अंडर, लेकिन जब एग्जाम्पल दिए तो एग्जाम्पल में वो ऐसा साइडें नहीं दिए, वो हमको पेरीमीटर दे दिए और हमको लंब दे दिया और तब बोल दिए एरिया निकाल दो। ठीक है, फिर आप वहां हो गए कंफ्यूज, फॉर्मूला बताए थे कुछ और एग्जाम्पल दे दिए कुछ और। भाई ऐसा नहीं है, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो मेरा पर्पस था आपको वो फॉर्मूला को कवर कराने का, और जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया तो मेरा पर्पस था कि देखो अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब फॉर्मूला के ऊपर 4 सवाल प्रैक्टिस करवाऊं या ये वो एक सवाल आपको बता दूं जो अलग से बनता है और बिना उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए बना सकते हैं। बताओ क्या जरूरी है, मुझे तो आपका ये ओवरऑल जो सिलेबस है उसको कवर अप करना है। मार्केट में जितने तरह के प्रश्न हैं, अलग अलग एग्जाम्स में जितने तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो सभी क्वेश्चन मुझे आपको करवाने हैं। अब वो सभी क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं 5 सवाल फॉर्मूले पे करवाऊंगा, फिर 5 सवाल मैं ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ऐसे कब तक कंप्लीट होगा आप मुझे बताओ। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर एक टाइप को समझना है। और अभी तो सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूं, जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे ना, तो एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो थ्योरी के वो हर बातों का हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे आएगा तो जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बार बार आपको बताऊंगा, अच्छा याद करो वो दिन जब हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल पढ़ा करते थे, जब हम ये प्रॉपर्टी पढ़ा करते थे, जब हम वो प्रॉपर्टी पढ़ा करते थे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, आराम से तसल्ली से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी पढ़िए, प्रॉपर्टी को रिवाइज करिए, जब एक्सरसाइज आएगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल से मुझे भी पता है क्लियर नहीं होने वाला, इसीलिए तो मैंने एक्सरसाइज के 80 सवाल रखे हैं, 70 सवाल रखे हैं, ताकि वो सभी चीजों को मैं कंप्लीट करा पाऊं। ठीक है, आ जाओ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसको तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जिसके तीनों कोण बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला गया, इफ ऑल द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से बोलिएगा, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर हमारा AB हमारे BC और हमारे AC के बराबर है तो उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या आ जाते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी में बात करें तो हमसे कहा गया है कि मान लीजिए ये आपका त्रिभुज क्या है, ABC है, और ABC कैसा त्रिभुज है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहां पर ये जो आपका AB है वो आपके BC और आपके AC के बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल में क्या होता है, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब खुद सोचो जरा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल से मैं आपको ये रिलेट करवाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
ठीक है, आप समझना, सभी स्टूडेंट मेरी बात को समझना, एक पल के लिए पूरी दुनिया से अलग हो जाओ और बस इस कंसेप्ट पे आ जाओ। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जब आप पढ़ते थे, समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ते थे, तो कहते थे सर ये दो भुजा बराबर होती थी तो क्या क्या होता था, तो ये और ये भुजा बराबर होती थी तो ये दोनों कोण बराबर होते थे। ठीक है, फिर ये दोनों भुजा बराबर होती थी तो इसका जो मीडियन है इसके मीडियन के बराबर होता था। अगर ये दोनों भुजा बराबर होती थी तो इसका जो एल्टीट्यूड है इसके एल्टीट्यूड के बराबर होता था। अगर ये दोनों भुजा बराबर होती थी और यहां से एक हम लंब डालते थे तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते थे, ये दोनों भुजाएं भी आपस में। तो सोचो अगर दो भुजाओं के चलते ये कहानी होती थी, तो अगर मैंने आपको ये कह दिया कि इस बार ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर, तो इनके क्या तीनों कोण भी बराबर होंगे? तो बोलोगे हाँ सर। फिर तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? तो 60, 60 और 60 का होगा। बोलो ठीक है। तो पहला पॉइंट कि भैया अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा वाला पॉइंट कि जब हम यहां से एक लाइन को डालेंगे या जब यहां से एक लाइन को डालेंगे तो वो लाइन अपने आप में एल्टीट्यूड भी कहलाएगा, वही लाइन अपने आप में मीडियन भी कहलाएगा, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगा, वही लाइन पर्सनल ठीक है। विशाल कुमार, आप अपने आप में ही कमेंट किए जा रहे हैं, अपने आप में ही रिप्लाई दिए जा रहे हैं। कमेंट कह रहे हैं अरिथमेटिक नहीं होगी, फिर कहते हैं अरिथमेटिक मैं यूट्यूब से पढ़ लेता हूं, फिर कहते हैं कि नहीं हम अरिथमेटिक नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, आप अरिथमेटिक के पीछे घुसे हुए हो। 1 महीना जो है आपका हुआ है, ये बैच स्टार्ट हुए और आप इतना परेशान हो रहे हो। क्यों एडमिशन लेते हो मेरे भाई? ठीक है, क्यों लेते हो? मतलब ये बताओ, जब आपको उतना डेप्थ में जाना ही नहीं है, आपको रोड छाप पढ़ाई करनी है तो रोड छाप टीचर को पकड़ो ना, क्या दिक्कत है? रोड छाप कंटेंट को पकड़ो। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, आप अरिथमेटिक के पीछे भाग रहे हो। घर वाले आपकी शादी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो ना भैया हमको सगाई पहले करनी है। अरे जब शादी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सगाई तो उसमें इंक्लूड है ना, बकलोल वाला बात काहे बतियाते हो? ये बताओ पहले। हम खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, तुम पानी पीने की बात कर रहे हो। तो पूछ रहे हैं तो पूछने का यहीं पर एक प्लेटफॉर्म मिला है क्या आपको, जो आकर यहां पूछोगे? पूछने के लिए यही जगह स्थापित है। इंक्वायरी नंबर किस लिए है ये बताओ? इंक्वायरी नंबर किस लिए है ये तो बताओ। अब लड़की तुमको पूरा अपना बायोडाटा भेज के दे दी है कि हाँ देखो हमने यहां से ये पढ़ा है, वहां से वो पढ़ा है, और जब मिलने जाओ तो पूछो अच्छा ठीक है आपने बीए किया है क्या? जो चीज जहां पूछनी है वहां पूछिए। मोदी जी से पूछेंगे चाय कैसे बनाते हैं, दूध थप्पड़ मार के भगाइयो देंगे। समझ रहे हो बात को? तो इस बात को ध्यान रखे, जो चीजें जहां पूछनी है वहां पूछे तो अच्छा लगेगा। आप पढ़ने आए हैं यहां पर तो बस पढ़ाई का ध्यान रखिए। आपको क्यों इंक्वायरी नंबर दिया जाता है? ताकि आप उस इंक्वायरी नंबर से पूछें। 400-500 बच्चे लाइव अभी बैठे हुए हैं, तो वो आपके इंक्वायरी के लिए तो नहीं बैठे हैं। इनफैक्ट वो किसी के इंक्वायरी के लिए नहीं बैठे हैं, वो सिर्फ यहां पढ़ने बैठे हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी नंबर में कोई भी चीजों की इंक्वायरी होती है, पीडीएफ से संबंधित, क्लासेस से संबंधित, इंक्वायरी नंबर पे पूछेंगे या क्लास के बाद। बीच में कमेंट करेंगे मैं कभी आंसर नहीं दूंगा। कॉल नहीं उठाया भाई, एक दिन ऑफ भी होता है। अब रात को 11 बजे बैठ के कॉल करोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं वो जो उठा लेंगे। ठीक है, कितने भी हैं तो एक वर्किंग टाइम होता है, उस टाइम पे उठाएंगे। ठीक है। अरिथमेटिक यूट्यूब से करूं या नहीं? क्यों करोगे अरिथमेटिक यूट्यूब से जब मैं बैच में कराऊंगा तो? बताओ, आ जाओ, अब सवाल में आ जाओ। चुपचाप देखो, अब जहां इतना बढ़िया हम जा चुके थे कंसेप्ट में, मेरा पूरा माइंड खराब कर दिया आप। हम ये कह रहे थे कि यहां से जो हम यहां 90 डिग्री डालेंगे ना, तो ये 90 डिग्री वाला क्या होगा? तो ये 90 डिग्री वाला हमारा एल्टीट्यूड भी कहलाएगा, यही 90 डिग्री वाला हमारा मीडियन भी कहलाएगा, और यही 90 डिग्री देखो 90 डालने के बाद क्या हो जाता था? दोनों साइडों को बराबर में बांटता था, यानी ये हमारा क्या था? तो मीडियन था, माध्यिका था। 90 डिग्री डालने के बाद ये हमारा क्या हो जाता था? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। 90 डिग्री डालने के बाद दोनों कोनों को ये बराबर भागों में बांट देता था। तो उसी तरीके से यहां पर ये दोनों कोनों बराबर को बांट के एंगल बाइसेक्टर। तो अगर सिर्फ एक कहानी ऐसी हो रही थी तो अब तो इसके पास टोटल ऐसे कितने पॉइंट होंगे? 3। उसको हम कहेंगे एडी,
बीई और सीएफ। यानी अब ये तीनों मीडियन जो होंगे ये क्या होंगे, तीनों के तीनों मीडियन भी कहलाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएंगे, एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएंगे। फिर हमने एक और बड़ी खूबसूरत सी पॉइंट पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि यदि ये दोनों भुजा बराबर होती है तो इसका वाला एल्टीट्यूड इसके वाले एल्टीट्यूड के बराबर। तो अब मैंने कहा आपको कि यदि ये तीनों भुजा बराबर होती है तो इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड, ये तीनों आपस में बराबर। उसी तरीके से हमने ये पढ़ा था कि यदि ये दोनों भुजा बराबर होती है तो इसका वाला मीडियन, मीडियन कौन होता है, जो इसको बराबर भागों में बांटे, और इसका मीडियन जो इसको बराबर में भागो, ये दोनों बराबर होते थे। तो अब अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी तो इसका मीडियन और इसी का मीडियन, ये तीनों मीडियन आपस में बराबर होंगे। तो बोलोगे हाँ सर। फिर आपने एक और बात पढ़ी थी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में कि यहां से जब हम एक 90 डिग्री डालते हैं तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में ये बट जाता है। कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल 3 डाले, 1, 2 और 3, और कितने डाले, 3 तरह के मीडियन डाले, तो ये टोटल 6 पार्ट में बटेगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सभी 6 पार्ट्स का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर सीखा कि यहां पर जो एडी है, जो हमारा बीई है और जो सीएफ है, ठीक है, हमें यहां पर क्या सीखते हैं, हम यहां पर ये सीखते हैं कि यदि हमारा एबी जो है वो बराबर होगा बीसी के, वो बराबर होगा ईसी के, यदि दिया गया है, यदि ये हमारा बराबर है तो क्या होगा, तो हमें अच्छे से पता है कि जो इनके मीडियंस है ना, जो हमारे एडी हैं, जो हमारे बी हैं और जो हमारे सीएफ हैं, ये मीडियंस भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके अलावा ये पूरे त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटेगा। यही बात यहाँ पर पूरे कथा कहानी से लिखी गई है कि तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, एल्टीट्यूड फैल्टीट्यूड सब बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा बात शीट में आपको अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। अब मुझे खुद बताओ कि ये वाली भुजा आपकी ए है, ये वाला कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। ये पूरी की पूरा भुजा कितनी है, बी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी भुजा कितनी है, ए है। ये भी ए है मान लो, क्योंकि इक्विलेटरल है। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ठीक, तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर ये ए है और ये पूरा का पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a/2। अगर हमें यहाँ से ए से लेकर ये डी तक का पॉइंट निकालना है, अगर हमें यहाँ पर इसकी हाइट निकालनी है कि भैया तेरी हाइट कितनी है, ठीक है, हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए परपेंडिकुलर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे, यानी ए स्क्वायर में से a/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे और रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4, और इसका रूट लगाओगे तो 4 में से 1 गया 3, यानी √3/2a आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो एल्टीट्यूड आती है, ईच मीडियन बोल लो या ईच एल्टीट्यूड बोल लो, उनकी जो हाइट आती है वो कितनी आती है, √3/2 आती है। कितनी आती है, √3/2। इसीलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो √3/2 होता है, क्योंकि ये a है और ये a/2 है। पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2a आ जाएगा। तो यहां पर एक बात को ध्यान रखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो तीनों के तीनों मीडियन इक्वल होते हैं, जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में यहां लिख दिया था। तीनों मीडियन बराबर, एडी बीई सीएफ बराबर। फिर उसके बाद आपसे क्या कहा गया है, तीनों एल्टीट्यूड बराबर। जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है, इसलिए एडी बीई सीएफ भी बराबर। फिर उसके बाद कहा गया है, चाहे आप बोल लो मीडियन चाहे बोल लो एल्टीट्यूड, ये दोनों आपस में बराबर हैं और इनका मान कितना होगा, तो इनका मान √3/2a होगा। जहां पर a क्या है, साइड है, जहां पर a क्या है, साइड है। समझ में आ गया। और ये 4th नंबर पॉइंट, जब मैं आपको ट्रायंगल की शीट नंबर 4 पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसका उपयोग होगा। ट्रायंगल की शीट नंबर 4 में जब आप पढ़ेंगे कि सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, सरकम सेंटर किसे कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, इन सेंटर किसे कहते हैं, तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार दोबारा से हम आपको बताएंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सब एक ही पॉइंट होता है और वो बीच में होता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको नहीं समझाया है तो आपको ये क्लियर नहीं होगा, जब 4th शीट पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, जहां पर एक आधा सवाल आपके पेपर में भूले भटके बिसरे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 को देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है इक्विलेटरल का। इसके बाद अपन सीधा एक्सरसाइज लगाएंगे।
ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 को देखिए क्या कहा गया। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है यदि आपका, देखो यदि आपका यहां पर, ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज जो है वो क्या है, इक्विलेटरल है, मतलब तीनों भुजा बराबर है। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। इस पूरे त्रिभुज में आप अपने मर्जी से कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी, जैसे मानो वो पॉइंट यहां ले सकते हो, वो पॉइंट यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां 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 कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी एक पॉइंट। आपने कहा सर यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से तीनों साइड पे जो भी पॉइंट लेंगे ना, उस पॉइंट से तीनों साइड पे क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। तीनों पॉइंट पे क्या डालना है, परपेंडिकुलर। यहां भी परपेंडिकुलर, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है, तीनों पे परपेंडिकुलर डालो। मान लो इस वाले परपेंडिकुलर का लेंथ P1 है, दूसरे वाले का लेंथ P2 है और तीसरे वाले का लेंथ P3 है। कितना कितना लेंथ है, P1, P2, P3। तो जब हम यहां पर P1, ये जब तीनों परपेंडिकुलर को हम जोड़ेंगे, P1 को भी जोड़ दो, P2 को भी जोड़ दो, P3 को भी जोड़ दो, तो ये P1, P2, P3 किसके बराबर होगा, तो ऐसे समझ लो आप, ये H1, H2, H3 जो होगा वो हमारा हाइट के बराबर होगा, टोटल हाइट के। ठीक है, वो हमारा किसके बराबर होगा, आप ऐसे समझ लो, यहां पर P1 जमा P2 जमा P3 ये टोटल हाइट के बराबर होगा। जो टोटल हाइट बनाते हो ये टोटल हाइट के बराबर, और टोटल हाइट किसके बराबर, तो टोटल हाइट √3/2a के बराबर होता है। टोटल हाइट √3/2a के बराबर होता है। यानी आप ऐसे समझेंगे, दुनिया का कोई भी पॉइंट आप यहां ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट, ठीक है, यहां पर दुनिया में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो इनकी जो लंबाई होती है √3/2 इंटू साइड होती है। जैसे एक और ट्रायंगल मान लो मैंने ले लिया, उस पॉइंट को मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, और उस पॉइंट को वहां ना लेके आप ऐसे कह लो कि इस पॉइंट को मान लो। अब आपको प्रूफ, अगर मानो कि बोलोगे सर ये प्रूफ क्या है, कैसे आया, ठीक है, और यहीं पर ये प्रूफ, आप इसको प्रूफ करके बताओ कि नहीं सर, हाँ 1 बजने वाला है मुझे पता है, इसको आप प्रूफ करके बताओ। तो एक काम करते हैं, आप जरा इसको है ना थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये आपका ट्रायंगल हो गया। मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूं कैसे आ गया। मान लो ये आपका ट्रायंगल हो गया, अगले स्लाइड में बता दे रहा हूं, ठीक है। मान लो आपने यहां पर क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, और जो पॉइंट को आप O को यहां पर ले रहे थे ना, आप O को यहां पर ले रहे थे, एक काम करो, इस पॉइंट O को यहां से सरका के इसको इस पॉइंट पर लेकर चले आओ। आप बोलो कि भैया ये जो O नाम का पॉइंट है, देखो ये ट्रायंगल है A, B और C, और ये जो O नाम का पॉइंट है ना, ये O नाम का पॉइंट कहां पर है, ये O नाम का पॉइंट एक पल के लिए मान लो कि आपका वहां चला गया, या वहां ना जाके आप इसको सेंटर पे लेके चले आओ। फिर मीडियन से प्रूफ करना पड़ेगा। आप वहां लेकर चले जाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक √3/2a के बराबर आ जाएगा। मान लो इसको सेंटर में आप बिठा देते हो O नाम के पॉइंट को, तो जब आप इसको सेंटर पे बिठाओगे ना, जब आप इसको सेंटर पे बिठाओगे तो ये वो पॉइंट हो जाएगा जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जब आप इसको सेंटर पे बिठाओगे ना, जैसे मानो यहां पर ये हो गया, आपको मीडियन अभी पढ़ाया नहीं है, मीडियन नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलो देखो, यहां पर मानो ये पॉइंट D है, ठीक है, मान लो कि आप उसको O पर लेकर चले गए, ठीक है, मान लो O पर लेकर चले गए, और ये O से जो है सभी की दूरी बराबर है, यानी आप ऐसे कह लो D से लेकर, D नहीं, ठीक है, यहां पर E हो गया और ये हमारा F हो गया, यानी हमारा जो EO है, एक पल के लिए मान लो ये बराबर है OF के और ये बराबर है OD के। ये तीनों के तीनों लेंथ आपस में बराबर है। इस तरीके से मैंने इस पॉइंट को लिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके से इस पॉइंट को लिया हुआ है। आपको अगर आगे चलकर पढ़ाएंगे तो इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं, सॉरी इन रेडियस कहते हैं, स्मॉल r। और स्मॉल r जो होता है वो क्या होता है, साइड बटे 2√3 होता है। क्या होता है, साइड बटे 2√3 होता है, साइड बटे 2√3 होता है। अब मैंने आपसे कहा है कि हमारा एग्जामिनर हमसे पूछेगा O से लेकर E तक, O से लेकर F तक, O से लेकर D तक, यानी ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का मान कितना है। तो आप बोलेंगे सर अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, OE हो जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू OE, OE का मतलब क्या हो गया, O से लेकर D बोल लो, O से लेकर F, O से लेकर ये इन रेडियस है, यानी इन रेडियस का 3 गुना। इन रेडियस का मान कितना है, तो A बटे 2√3 है, √3 इसको √3 बार में काटेगा तो ये ऑटोमेटिक आपका √3/2 आ जाएगा, √3/2a आ जाएगा। तो आपको उतना प्रूफ नहीं जानना, आपको जो बस जानना है वो इतना जानना है कि मेरे भाई अगर मैं ये तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ता हूं तो ये तीनों परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएंगे, तीनों परपेंडिकुलर हाइट के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे हाइट के,
ठीक है, तो आपका जो ये पॉइंट है, जितना भी थ्योरी है, ये और ज्यादा क्लियर होगा। किससे क्लियर होगा? तो ये क्लियर होगा हमारे थ्योरी से, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से लगाने से। तो अभी आपकी दूसरी क्लास 1 बजे से शो हो रही होगी, आप उस क्लास में लाइव आ जाइए। उस क्लास में हम सीधा क्वेश्चंस लगाते हैं और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है वो सब का सब क्लियर होगा सिर्फ और सिर्फ के क्वेश्चन से लगाने से। तो आ जाइए लाइव।